वे फाइन। बाय द वे शुरुआत करते हैं क्लास बेटा, ठीक है। क्लास शुरुआत करते हैं। कल हम लोग संगम काल पढ़ रहे थे और संगम काल का फेज डिस्कस किया, उसके सोर्स ऑफ नॉलेज डिस्कस किया कि कहाँ से हमें पता चलता है संगम काल के बारे में। संगम काल के जो 3-4 स्टेट्स थे उसके बारे में जानकारी ली और संगम का अर्थ क्या है, 3 संगम का आयोजन कब कब कहाँ किसकी अध्यक्षता में हुआ और किस संगम में कौन सी किताबें लिखी गईं। फर्स्ट संगम की जो किताबें 2 बताया था वो दोनों किताबें आज उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम में जो किताबें लिखी गई तोलकाप्पियम, शिल्पकाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, ये सब किताबें मौजूद है, रेफरेंस है। और उसके बाद थर्ड संगम में ढेर सारी किताबें लिखी गई, वो भी मौजूद है। फिर तमिल साहित्य के 5 महाकाव्य 5 एपिक्स किसे कहते हैं वो बताया। शिल्पकाधिकारम, क्या कहते हैं, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयकेशी, कुंडलकेशी। तमिल काव्य का इलियड और ओडेसी किसे कहते हैं तो शिल्पकाधिकारम और मणिमेखले को कहते हैं। मणिमेखले की तुलना किस पुस्तक से होती है तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से होती है। किस किताब, तमिल साहित्य की कौन सी किताब की तुलना हम चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से करते हैं तो तोलकाप्पियम का करते हैं। भाषा क्या थी, सूत्र शैली क्या थी, ये सब चीजें बात हो गई। अब थोड़ा पॉलिटिकल, थोड़ा पांड्य, थोड़ा चेर और थोड़ा सा चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। फिर उनमें कौन सी जाति थी, किस प्रोफेशन को अपनाने वाले को क्या कहा जाता था, ठीक है। जैसे उत्तर भारत में 4 वर्ण की व्यवस्था थी, वहां पर जो है वो वर्ण कैसे थे, इसके बारे में। तो चलिए पहले वर्बली सुनिए, फिर हम लिख देंगे आपको, तो ध्यान देना है। राजनीतिक व्यवस्था के तहत देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेर वंश, चेर राजा। चेर राजा का अर्थ दिमाग में ले लीजिए, क्या, चेर राज यानी केरल, समझ में आइए, चेर राज यानी केरल। अब केरल में आइए तो चेर राज, इसका प्रतीक क्या था, सिंबल ऑफ, एम्ब्लेम ऑफ दिस स्टेट दैट वाज धनुष यानी बो, तो बो था सिंबल। अब स्रोत हमें कहाँ से मिलता है, हमने डिस्कस किया था संगम साहित्य से, ऐतरेय ब्राह्मण से, रामायण से, महाभारत से, अशोक के 13वें शिलालेख से और कालिदास के रघुवंशम से। यानी समझ में आई बात। चेर साम्राज्य के लिए 2 चीजें प्लस हो गई सोर्स, कालिदास लिखित रघुवंशम, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है ऐतरेय ब्राह्मण। यही आपको जीत दिलाएगा यूपीएससी, नेट, पीजीटी, टीजीटी के लिए, जीत यही दिलाएगा। अब आ गया प्रमुख शासक, यानी जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर यहां थे, राजा, उसके बारे में। तो एक राजा है उदयन जेरल, ये 130 एडी के आसपास रूल कर रहा है, 130 एडी, नाम उदयन जेरल। ही इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ चेरा डायनेस्टी, चेरा किंगडम। उसके बाद एक राजा हुआ शेन गुटवन, नाम बड़ा प्यारा है, मैं लिख दूंगा शेन गुटवन। शेन गुटवन को देखते हैं, 180 एडी के आसपास रूल कर रहे हैं जनाब। इन्हें चेर वंश का ग्रेटेस्ट किंग माना गया है, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरा डायनेस्टी, चेरा किंगडम, आई मीन महानतम शासक, यानी शेनु गुटवन। इसे ही प्यार से कहते हैं लाल चेर, भल्ला चेर, धर्मपरायण गुटवन, यानी धर्मपरायण यानी जैसे थे ना धर्मराज युधिष्ठिर, तो ये धर्म के प्रति बड़ा आस्था रखते हैं। और धर्म का मतलब पूजा पाठ आडंबर नहीं है, मानविक धर्म, मानव कल्याण से जुड़े ऐसे व्यक्ति, तो ये मतलब है। तो धर्मपरायण गुटवन, लाल चेर, भल्ला चेर, ये सब इन्हीं का नाम है। तो देखते हैं इन्होंने क्या शुरुआत की। तो इन्होंने एक शुरुआत की पत्नी पूजा यानी कन्नगी पूजा, और उसका एक विशाल मंदिर बनाया। उस टाइम में मंदिर का तात्पर्य आज के मंदिर जैसा नहीं था, यानी एक पूजा के योग्य स्थान बनाया, ऐसे समझिए। जैसे चैत्य और बिहार होते थे ना, वो भी तो बने, तो ऐसे जैसे अस्तुपास बने, तो ऐसे ही एक पूजा स्थल बना। कहने के लिए हम मंदिर कह देते हैं। मंदिर का तो एक्चुअल जो आज वास्तुशिल्प है
उसकी शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। गुप्त काल से पहले भारत में मंदिरों का एविडेंस नहीं मिलता, पर वो पूजा गृह, चैत्य गृह, इस तरह से पूजा स्थल के रूप में हम कह सकते हैं। तो शेनुगुटवन ने क्या शुरुआत करी थी? पत्नी पूजा, वाइफ के लिए पूजा। यानी वाइफ कौन? तो देखिए जरा, याद है ना, हमने बताया था शिल्पकादिकारम नुपुर की कथा की कहानी, जिसमें हमने बताया था एक कनगी नाम की पतिव्रता स्त्री थी, कोवलन की पत्नी, और कोवलन की जान जब राजा ने ले लिया था, उसने जो उसके लिए फाइट की, लड़ी, तो वो पतिव्रता नारी थी। दैट इज ए सिंबल ऑफ सावित्री, लाइक उत्तर भारत में सावित्री की तरह। तो जैसे आज भी सावित्री के संदर्भ में पूजा होती है वट वृक्ष की, ठीक वैसे ही यहां पर कन्नगी के लिए पूजा शुरू हुआ। यानी पूरे तमिलनाडु में और केरला में कम, लेकिन तमिलनाडु में और केरल के कुछ पार्ट में आज भी वहां पर पत्नी पूजा होती है, यानी पत्नियों की पूजा, उसके इंपॉर्टेंस को दिखाते हुए। तो बुरी बात नहीं है। हम यहाँ पे कुमारी पूजा करते हैं, कुमारी कन्या को भोजन करवाते हैं, पूजा करते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, पाँव छू के प्रणाम करते हैं नवरात्रा में, और ऐसे भी सही सही जगह पर कहीं कहीं। तो ये चीज़ है। तात्पर्य ये हुआ कि कन्नगी पूजा की शुरुआत कहाँ हुई? तमिलनाडु में, या कह सकते केरल में तो नहीं, तमिलनाडु में, तमिल प्रदेश उस टाइम में था, बाद में ना केरल उससे अलग हुआ। तो ये चीज़ है। यानी किस राजा ने? चेर राजा ने। नाम क्या था? शेनुगुटवन, यानी लाल चेर, भल्ला चेर, धर्मपरायण गुटवन, ये शुरुआत की। ध्यान रखने की चीज़ है। तीसरा एक राजा हुआ पेरने जेरल इरम पोरोई। पेरने जेरल इरम पोरोई, पेरने जेरल इरम पोरोई, ये एक राजा हुआ तीसरा। और हम देखते हैं इसे 190 एडी में रूल कर रहा है। एडी में रूल कर रहा है। और इसने क्या किया? तो कहते हैं कि ये जो है स्वर्ग से शुगर केन, गन्ना लाकर उसकी खेती दक्षिण भारत में शुरुआत की। बात समझाई? पेरेंजेरल इरम प्रोई ने स्वर्ग से गन्ना लाकर इसकी खेती दक्षिण भारत में शुरुआत की। यहां स्वर्ग से तात्पर्य है उत्तर भारत, हिमालय क्षेत्र से। समझ में आई? उत्तर भारत, हिमालय क्षेत्र से। तो गन्ना की शुरुआत की। ये भी क्वेश्चन खूब आता है। तो आपने देखा कुल मिलाकर के हमने चेर वंश के 3 राजाओं की बात की। पहले का नाम हमने बताया था उदयन जेरल, जो फाउंडर है। दूसरा शेनुगुटवन, जिसे लाल चेर, भल्ला चेर, धर्मपरायण गुटवन, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरा डायनेस्टी कहते हैं, जिसने पत्नी पूजा यानी कन्नगी पूजा शुरुआत की। कन्नगी उस लेडीज के नाम पर फेमस है। और तीसरा मैंने कहा पेरेंजेरल इरम पोरोई, पेरेंजेरल इरम पोरोई, ठीक है। तो इसने जो है गन्ने की खेती की शुरुआत की। और हमने देखा 130 एडी में, फिर उसके बाद देखा 180 एडी में, फिर देखा 190 एडी में, यानी सब सेकेंड सेंचुरी एडी के आसपास है। यही तो समय है सातवाहनों का, सातवाहन राज का भी यही समय जिक्र मिलता है। चलिए बात खत्म। तो आपने देखा कि चेर समझ में आ गया। चेर की बात को लेकर समाप्त किया जाए तो हम चेर के लिए बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चेर किंगडम। ठीक है। केरला सबसे पहला जो था उदयन जेरल। उदयन जेरल, समय 130 एडी के आसपास हमें दिखता है। और ये जो शख्स है वो देखते हैं फाउंडर है। ये क्या है? फाउंडर है। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा कौन है उसको ध्यान रखिए। तो याद रखिएगा दूसरा है शेनुगुटवन। शेनुगुटवन, टाइम 180 एडी का टाइम। इसे क्या कहेंगे आप? तो नोन एज भल्ला चेर।
लाल चेर, धर्मपरायण गुटुवल, ये है इसका नाम। अब इसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट किंग। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरा। इसने क्या शुरुआत की? स्टार्ट्स कन्नगी पूजा, यानी वर्शिप, यानी पत्नी पूजा। ये शुरुआत। तो इसके लिए ये 3 चीजें, ठीक है। फिर अगला है आपका पेरंजेरल इरमपोरोई। तीसरा इरमपोरोई 190 एडी। 190 एडी। अब इसके लिए क्या आएगा तो याद रखिएगा, 190 एडी, और इसने गन्ने की खेती की शुरुआत की। Starts to cultivate ठीक है, यानी क्रॉपिंग, शुगर केन टू bring from स्वर्ग, यानी हेवन, नॉर्थ इंडिया। ये चीज। तो बेटा हमें जो है ना चेर साम्राज्य से इन्हीं चीजों पर पॉलिटिकली ध्यान देना और कुछ नहीं। 3 राजा, टाइम उसका देख रहे हैं, एक फाउंडर है, दूसरा लाल चेर भल्ला चेर धर्मपरायण है, कन्नगी पूजा की शुरुआत किया, तीसरा इरमपोरोई। तो याद रखिएगा, यानी पेरंजेरल इरमपोरोई। और उसने क्या किया? गन्ने की खेती की शुरुआत की, टेक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया नोन एज स्वर्ग, हिमालय। तो ये चीज़ ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आपके सामने। इससे ज़्यादा चेर पर आप नहीं ध्यान देंगे, पॉलिटिकली चीज़ें अभी और नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे चोल राज्य की। आप इसे ओके करिए, फिर चोल राज्य की बात करते। ओके करिए।
ठीक है बेटा, इसे मिटा देता हूं मैं। सेकेंड पे है चोला किंगडम। तो सेकेंड पे चोला किंगडम है और ये आपको मालूम ही है। अब इसके बारे में क्या है, अच्छा पहले तो क्या कहते हैं, चेर में दो सोर्स और भी याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण और रघुवंश याद रखेंगे। चेर के लिए जो सोर्स है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा जो है आपका ये दो ऐड हो गया आपका चेर के लिए, बताया था, लिख भी लीजिएगा, ऐत्रेय और रघुवंश चेर के लिए सोर्स। अब चोला का जो सोर्स है उसके बारे में, और उसके बारे में पहले आप सुन लीजिए सब कुछ तो याद रहेगा, ध्यान देना है। चोल साम्राज्य का संदर्भ देखें तो बात करें, इसका जो सिंबल ऑफ ए स्टेट है यानी स्टेट एम्ब्लेम वो है टाइगर, टाइगर बाघ। स्रोत हमें कहां मिलता है? द सोर्स टू नो अबाउट एंशिएंट इंडियन चोला संगम एराज चोला फ्रॉम अष्टाध्यायी दैट रिटेन बाय पाणिनि, महाभारत, संगम लिटरेचर, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी ग्रीक सोर्स, and the book the Geographia that written by Greek writer geographist Ptolemy। तो टॉलमी ने द Geographia किताब लिखी, उसमें भी इसका जिक्र है। Where was the capital? The capital was तंजौर and where its, ठीक है, खजाना कहाँ रहता था? तो कहते हैं कुंभकोणम। Who was founder? तो फाउंडर में नाम आता है इलन जेत चेन्नी, इलन जेत चेन्नी, इलन जेत चेन्नी याद रखिए, चेन्नई से चेन्नी याद रखिएगा, ठीक है। और रमेश चेन्नी थला ये कांग्रेस के कभी युवा अध्यक्ष थे, केरल के कांग्रेस के युवा अध्यक्ष रहे रमेश चेन्नी थला। तो चलिए चेन्नी, और ध्यान देना है इलियट जेत चेन्नी का अर्थ होता है सुंदर रथ वाला, इसका रथ बहुत ही सुंदर था। इलियट जेत चेन्नी का पुत्र हुआ करैकाल, तो सेकंड किंग हुआ करैकाल। करैकाल का टाइम क्या है? 190 एडी, 190 एडी के आसपास, यानी ही इज काउंटर पार्ट ऑफ चेर किंग पेरंजेरल इरम्परोए, तो उसके बराबर का है। करैकाल इज कंसीडर्ड नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चोला, इवन ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द संगम एरा। अमंग ऑल 4 किंगडम्स करैकाल वाज कंसीडर्ड ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है। अब है कावेरी नदी पर इसने एक पुहार नाम का बंदरगाह बनाया। करैकाल बिल्ट पुहार पोर्ट एट ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। तो ये चीजें ही स्टार्टेड पुहार उत्सव एट कावेरी पत्तनम नोन एज पुहार। तो पुहार में पुहार उत्सव की शुरुआत की, जहां पर कृष्ण की पूजा होती, ठीक है। अब सवाल है, कृष्ण की पूजा के लिए पुहार उत्सव की शुरुआत किसने की? करैकाल ने। करैकाल कृष्ण, ठीक है ना, कावेरी नदी, कावेरी नदी, करैकाल कृष्ण, पुहार उत्सव, तो याद रखिएगा।
सिंचाई के लिए ये नहर बनवाया, बांध बनवाया, बंदरगाह भी बनवाया। एक्चुअली इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और लगभग 60,000 लोगों को गुलाम बना करके अपने राज्य में लाया। उन गुलामों से ये कावेरी नदी पर बांध बनवाया। तो ये सोर्स है। अब आइए, करैकाल के दरबार में एक लेखक होता था, ठीक है, उसने पट्टिन प्लई नाम की किताब लिखी। तो करैकाल ने पट्टिन प्लई के लेखक को 1,60,000, ठीक है, सिक्के गिफ्ट के तौर पर दिया इस बड़े किताब की रचना के लिए। 1,60,000 मुद्राएं करैकाल ने पट्टिन प्लई नामक किताब के लेखक को दिया, भेंट की। अब आइए, तो करैकाल का संदर्भ जो है शॉर्टली ये है, डिटेल तो बहुत है पर इतना ही समझिए, जो इलियन जे चन्नी था उसका बेटा करैकाल हुआ और करैकाल ने जो है कुल मिलाकर के 20 युद्ध जीता। पहले वाले युद्ध में 9 राजाओं के तिकड़म को तोड़ करके युद्ध जीता। दूसरी बार 11 राजाओं को युद्ध में परास्त करके जीता। करैकाल के पास एक सुंदर सफेद घोड़ा और उससे जुड़े रथ था। सुंदर रथ बाप के भी पास था, इसके पास भी। और करैकाल के यहाँ कोई भी जब गेस्ट आते थे तो उसको छोड़ने के लिए वो खुद नंगे पांव 7 कदम पैदल चल करके अपने द्वार तक जाता था, उसे सी ऑफ करने के लिए। और फिर वो कहता कि मेरे सफेद घोड़े वाले रथ पर बैठिए, आपको आपके घर पहुंचा देगा। ये चीजें थी। तो बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व का स्वामी था वो शख्स। ये करैकाल ही है जिसके नाम पर आज जो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है ना, जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, चारों के संदर्भ में 4 नाम है। आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र का नाम है येनाम, मद्रास के पास जो है पुडुचेरी, उससे जो नीचे है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में करैकाल, इसी के नाम पे करैकाल। और चौथा जो है माही, नॉट माही, माहे, जो केरल में है। तो केरल में माहे पश्चिमी तट पर, आंध्र प्रदेश में येनाम, और 2 जो है तमिलनाडु पूर्वी तट पर, और तमिलनाडु में एक है पुडुचेरी और एक करैकाल। करैकाल इसी के नाम है। करैकाल का अर्थ है जिसका पांव पैर जला हुआ हो। तो बचपन में इसका पैर झुलस गया था, तो करैकाल, काल मतलब पांव और काय मतलब हाथ होता है मलयालम और तमिल लैंग्वेज में। तो करैकाल, जिसका पांव जला हुआ। तो ये था करैकाल, महानतम शासक। तो चलिए हम चोल के बारे में भी समझ गए और लिख लिया जाए तो बेहतर है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अब चोल राजा प्रतीक जो है, चोला किंगडम, टाइगर प्रतीक है, तंजावुर राजधानी है, सोर्स में यहां पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी का मतलब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा रेड सी, लाल सागर। हॉट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। एरिथ्रियन सी का मतलब लाल सागर, ठीक है। अब इसका राइटर कौन है? अननोन। राइटर कौन है? अननोन। तो अननोन राइटर है रेड सी का, यानी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, रेड सी का अननोन राइटर। अब रही बात दूसरा इसका इंपॉर्टेंस, तो द जोग्राफिया टॉलेमी की। द जोग्राफिया बाय टॉलेमी। तो टॉलेमी जो है ये भी यूरोपियन राइटर था, जोग्राफिया नाम की किताब लिखी। अब है कि इसकी राजधानी कहां थी।
तंजावुर यानी तंजौर, बैंक ऑफ कावेरी रिवर, खजाना रहता कुंभकोणम में। कुंभकोणम आज मंदिर है, जगह है, कुंभकोणम में खजाना रहता चोलों का। तो यहां तक समझ गया आप? अच्छा, अब अगला सवाल है कि अष्टाध्यायी में भी इसका जिक्र है, इसमें बताए हुए हैं। अब है शासक, तो फाउंडर इलंजेट चेन्नी। तो पहला है इलंजेट चेन्नी, इसका अर्थ है सुंदर रथ वाला। एक तो ये बात है, ये कौन है? फाउंडर है। तो फाउंडर है, एक तो पॉइंट ये। अब इसका बेटा है करेकाल। ये बेटा है इसका करेकाल, जिसका पांव पैर जला हुआ हो। अब करेकाल जो है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ संगम एरा। जब संगम काल का ये ग्रेटेस्ट हो गया तो ऑलरेडी अपने चोल में भी ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, विक्ट्री ऑन श्रीलंका एंड brought from Sri Lanka 60,000 slaves to construct Puhar Dam and थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूं बेटा। $60,000 slaves to construct Puhar Dam and barrage on the Kaveri River. Puhar festival starts to celebrate in the honor of लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के सम्मान में मनाया जाना शुरुआत हुआ। तो ये एक पोर्ट भी था, पोर्ट भी था। एक तो ये हो गया बेटा, और डैम था। तो डैम है तो सिंचाई होगा इरिगेशन के लिए,
ठीक है। टू। अब अगला पॉइंट होता है, करैकाल ने पट्टिनपल्ली के लेखक को, करैकाल gifted 1,60,000 coins मुद्रा, coinage to the writer of पट्टिनपल्ली, लेखक को इतना मुद्रा दिया। तो ये भी समझ में आ गई बात। तो ये सब इंपॉर्टेंस है करैकाल का। चलिए, कुल मिलाकर करैकाल के बारे में देख लिया। अब बेटा चोल साम्राज्य आपके लिए फिनिश्ड हो गया। अब हम बात करेंगे किस चीज की? तो अब हमारी बात होगी पांड्य राज्य के ऊपर। इसको ओके कर लीजिए, पांड्य राज्य के ऊपर बात करें, ठीक है। मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, थोड़ा नहीं दिख रहा है आपको। श्रीलंका 60,000 slaves to construct Puhar Dam and barrage on the Kaveri River. Puhar festival start to celebrate in the honor of Lord Krishna. Puhar was port and also used as irrigational tool, यानी सिंचाई की भी व्यवस्था थी। तो यह मतलब, चलिए इसके बारे में भी आप जान गए हैं। अब अगला जो है तीसरा, वो है पांड्य किंगडम। पांड्य के, पांड्य का क्या था? सिंबल फिश, सिंबल फिश है। कैपिटल मदुरा, नॉन मदुरई। उसके बाद कैपिटल कहां चला गया? कपाटपुरम। और उसके बाद फिर कहा गया? नॉर्थ मदुरा। मदुरा। तो ये चीजें आ गई, कैपिटल हो गया। अब आते हैं पांड्य का, फिश का हो गया। स्रोत कहां है? तो एज इट इज जो है आपका सारा स्रोत है जो है, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है जो पूछना। अब देखते हैं, उन्नतिशील व्यापार वस्त्र उद्योग अच्छा था। नोन फॉर international trade with Roman Empire, cotton cloth industry, pottery industry, ठीक है, कलरिंग ऑफ क्लॉथ। इसके अलावे फिशिंग, स्पाइस, ठीक है, और इन सब के अलावे पर्ल। पांड्य राज्य के गुलाम कोलची तट पर
मछली पकड़ते एवं मोती चुनते थे। ये कौन कहता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी कहता है। तो ये चीजें आ गई, ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी कहता है कि यहां का व्यापार किसके साथ होता था। अब हम देखते हैं यहां के इंपॉर्टेंट किंग। तो प्रमुख शासक के संदर्भ में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो जरा इसको लिखते हैं। रूलर्स में आए, नंबर 1 पे है आपका, इसका नाम है नेडियोन। नेडियोन का अर्थ है लंबा आदमी, यानी ये काफी लंबा था, लॉन्ग मैन, समझिए खली की तरह था। नेडियोन मतलब लंबा आदमी, तो ये नाम है। कार्य सागर पूजा की शुरुआत, पहरोली नदी को जन्म दिया। स्टार्ट्स सागर पूजा यानी सी वर्शिप एंड पहरुली नदी को जन्म दिया। कहने का मतलब नेडियोन नाम का जो व्यक्ति था उसने समुद्र देवता की पूजा की शुरुआत की। समुद्र देवता यानी शी गॉड। तो याद रखिएगा, इसने सागर पूजा की शुरुआत की। हॉट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का संगम काल का वह शासक कौन था जिसने सागर पूजा की शुरुआत की और जिसने पहरुली नदी को जन्म दिया। यहां पहरुली नदी जन्म देने का तात्पर्य है कि कोई नदी रही होगी जो समाप्त हो गई होगी, उसको फिर से रीचैनलाइज किया, तो यह मतलब है, यानी री तो कहने का मतलब है पहरोली रिवर रीचैनलाइज, फिर से उसको क्रिएट कर दिया, खत्म हो गया होगा। जैसे आज भी देखते हैं छोटे मोटे कई नदियों को हम लोग रीचैनलाइज कर दिए हैं, तो इसने पहरुली नदी को जन्म दिया, सागर पूजा की शुरुआत की। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो व्यक्ति है उसका नाम है पाल सलय, ठीक है ना, मुकुडुमी। तो ये देखते हैं जरा क्या है, तो इसी को देखते हैं, पाल सलय मुकुडमी। दूसरा जो है तो पाल शलय मुकुडमी, ठीक है। अब इसने क्या किया, तो अनेक यज्ञशाला बनवाया। नंबर ऑफ यज्ञशाला कंस्ट्रक्ट टू फीड वॉरियर ऑफ महाभारत वॉर। गौर फरमाने की चीज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा मैं ऊपर से पहले मिटा देता हूं बेटा पांडे के बारे में। जो थर्ड किंग है उसका नाम है
नेंडू जेलियन, नेंडू जेलियन, आदन भी कह देते हैं, नेंडू जेलियन। ये तीसरा है। इसको कौन, तो कोवलन को फांसी इसी ने दिया। ही पनिश्ड कोवलन, punished Kovalan, hanged till death. Who is hero of Silp Kadi Karam। ठीक है, ये याद रखिए। लेटर ऑन हिमसेल्फ hanged till death। सुसाइड यानी गौर फरमाएंगे बेटा, हमने यहां पे 3 शासकों का नाम बताया। पहला आपके सामने में है नेडियोन, इसका अर्थ है लंबा आदमी। इसने सागर पूजा की शुरुआत की, यानी समुद्र देवता की शुरुआत की, पूजा की। पहरुली नदी को जन्म दिया, यानी रीचैनलाइज्ड ऑफ पहरुली रिवर। दूसरा था पाल सलय मुकुंडमी, ये नंबर ऑफ यज्ञशाला कंस्ट्रक्ट किया टू फीड वॉरियर ऑफ महाभारत वॉर। दक्षिण भारत में ऐसी किंवदंती है, माइथोलॉजी, कि महाभारत का युद्ध जो उत्तर भारत में हुआ उसमें कई हजार लोग यहां वहां से पार्टिसिपेट किए। अलग अलग क्षेत्रों के राजा महाराजा सेना लोग पार्टिसिपेट किए। और इसी तरह से दक्षिण भारत से जो लोग पार्टिसिपेट के लिए जा रहे थे वॉरियर के तौर पे महाभारत में, उन योद्धाओं को रास्ते में भोजन के संदर्भ में ये जो पाल सलय मुकुंडुम था, उसने जो है सभी महाभारत के इन भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन करवाया, भोजन करवाया। और इस तरह से जो है वो कई यज्ञशाला कुंड बनवाया जिस पर खाना पका और सबको खिलवाया। जरा गौर फरमाइए, आज बेटा कोरोना की वजह से हमारे लाखों लाख की संख्या में हमारे बहुत सारे हम सफर जो हैं, जो हमारे साथ जीते हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने अपने घर लौट रहे हैं पैदल। और ऐसे कई भारत में ऐसे कई पाल सलय मुकुंडमी है जो इन लोगों को रास्ते में कोई केला बांट रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई पैकेट दे रहा है, कोई रुपए बांट रहा है, जिसको जैसे हो सकता है मदद कर रहा है। तो मैंने कहा ना, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है और सदियों से इस धरती पर अच्छे लोग मौजूद रहे हैं। और इसीलिए आज कोरोना में देखिए लाखों लोगों की जान बचाने वाले या हजारों लाखों लोग मौजूद हैं जो अपने अपने स्तर पर अपनी भावनाओं और श्रद्धा के हिसाब से सेवारत भाव से जुटे हुए हैं। तो ऐसे पाल सलय की कमी आज भी नहीं है। इतिहास में अच्छे लोग थे और आज भी मौजूद है। सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। बेहतर करिए, सुकून मिलेगा, फांसी पे लटकने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे आइए। तो तीसरा जो राजा है वो है नेंडू जेलियन। नेंडू जेलियन जो है यही वो था जो शिल्पकादिकारम का हीरो कोवलन को फांसी पर चढ़ाया था। और बाद में जब उसे पश्चाताप हुआ, रिग्रेट फील हुआ, देन हिमसेल्फ कमिट सुसाइड टू हैंग टिल डेथ, तो खुद भी फांसी लगा के मर गया। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट पॉलिटिकल। अब आगे आ जाइए। अब बहुत सिंपल वे में आगे बढ़ना है। अब आता है वहां के कुछ इंस्टीट्यूशंस और उसका अर्थ, तो उस पर आइए। अब बेटा जो है पॉलिटिकली जो है कुछ नाम, नलवय यानी सभा, ठीक है, अर्थ देखना है।
नलवय का मतलब होता था सभा। ठीक है, उसके बाद है मनरम, राजा का सर्वोच्च न्यायालय। राजा का सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ किंग्स, किंग्स कोर्ट। और नलवे मतलब सभा होता था, यानी कि कॉन्फ्रेंस जो होती थी, सभा। ओरर मतलब गुप्तचर, यानी स्पाई, यानी गुप्तचर। उसी तरह से है कराई मतलब भूमिकर। भूमिकर। उसी तरह से बेटा इराई मतलब लूट से प्राप्त धन। यानी प्लंडर्ड, प्लंडर्ड वेल्थ। उसी की तरह उल्गू होता था सीमा शुल्क, उलग या उल्गू। सीमा शुल्क को क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। बेटा ये हॉटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में देखेंगे। मनरम, ठीक है, ये उल्गो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आते हैं आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो चलिए आर्थिक स्थिति में आते हैं। तो चेर राजकाल में तो जो चेर राज्य है, चेर राज्य किन चीजों के लिए खास करके जाना जाता था? तो याद रखिएगा 4 चीजों के लिए, कटहल, काली मिर्च, हल्दी, भैंस। कटहल, भैंस, हल्दी, काली मिर्च, जैक फ्रूट, बफेलो, टर्मरिक, ब्लैक पेपर के लिए पॉपुलर था केरल। केरल में एक कौन सा बंदरगाह था? मुजरिस, मुजरिस। दूसरा जो कौन सा था, तो ये जिसको कहते हैं ना कैलिकट, तो कोझिकोड था। मुजरिस पोर्ट, केरला। उसी तरह से कोलची एंड अरिकमेडू, मेडू पोर्ट पांड्य राज में था। पुहार पोर्ट चोला राज में था, कावेरी नदी पर। तो याद रखिएगा मुजरिस बंदरगाह केरल में, कोलची और अरिकमेडू बंदरगाह पांड्य राज में, पुहार बंदरगाह चोल राज में था। ये इंपॉर्टेंट है। और पुहार को ही बोलेंगे कावेरी पट्टनम। तो अब आइए यहां पे भी समझ गए। अब हम बात करते हैं कुछ अर्थ, तो इसको कहते हैं कि यानी किस तरह से, तो देखेंगे
वल्ला, वल तो वल्लाल, तो देखिए कितना अच्छा प्रोनाउंस है, वल्लाल, इसी को कहते हैं वल्लाल। ठीक है, तो आप इंग्लिश में लिखिए वल्लाल। इसका मतलब होता है क्या? कृषक, जमींदार, लैंडलॉर्ड। बड़ा भूस्वामी, यानी जमींदार को कहते थे वहां पे वल्लाल। हॉट क्वेश्चन है। फिर इसी तरह से है वेलरी। वेलरी मतलब लैंड लेबर, कृषक, मजदूर। फिर है वेनिगर, व्यापारिक वर्ग। ट्रेडर क्लास, व्यापारिक वर्ग को कहते। ठीक है, क्लियर? याद रखिएगा उरायूर जो है, ये सब तो चीजें देखा आपने। और आते हैं कुछ इस तरह के बात करें, याद रखिएगा पुलियन मतलब रस्सी बनाने वाला। ठीक है, रस्सी बनाने वाला। रस्सी को क्या कहते हैं? रोप मेकर्स। एलियर मतलब शिकारी, हंटर। शिकारी एनियर होते। मलबर मतलब डकैत। रॉबर्स, डकैत। इसी तरीके से अगला है अवनम यानी बाजार। बाजार को कहते बेटा। ठीक है, ऐसे ही आपका मासात्वान स्थल सातवा। बताऊंगा स्थल सातवा क्या होता है। लैंड ट्रेडर्स डेलीगेट्स चीफ। जो व्यापारी लोग जाते थे ना व्यापार करने, झुंड में सैकड़ों व्यापारी अपने अपने सामान लेके, घोड़ा, गाड़ी, बैल, खच्चर पे लेकर के, तो वो जो व्यापारी जाते थे तो उन व्यापारियों का कोई तो एक लीडर होता था ना। तो शार्थवा का मतलब है व्यापारियों का लीडर, जो सफर पे जाता है। तो व्यापारियों का सफर का करने वाला लीडर जो है सार्थवा। तो जो लैंड शार्थवा है उसको कहते थे मासातुआन। और जो समुद्री रास्ते से व्यापारी लोग जाते, कई जहाज पर बैठ करके सब अपने अपने सामान लेके, तो उनका भी एक लीडर होता। तो सी ट्रेडर्स के जो डेलीगेट्स के जो लीडर होते उसको क्या कहते थे? मानामिकन।
ठीक है। तो समुद्री व्यापारियों का शार्थवा होता, यानी शी ट्रेडर्स लीडर, तो ये चीज है। तो ये भी देखा आपने। अब हम देखते हैं एन्नाडी मतलब सेनापति। सेनापति या सेना नायक। सेनापति जानते हैं चिफेंट यानी चीफ ऑफ द आर्मी, कॉमन सी बात है। उसी तरीके से हम आगे देखें तो और क्या क्या है सामाजिक स्थिति में वगैरह सब में क्या थी, तो वो भी बात करते हैं। तो पहले इसको ओके कर लीजिए, फिर हम जो है अगले दाव पर चलते हैं। ठीक है, इसको ओके किया जाए। कहने का मतलब है बेटा, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि दक्षिण भारत में संगम काल में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को क्या कहते हैं? दलाल। कृषक मजदूर जो होते, जो किसी और की जमीन पर जाके खेती करते, यानी मजदूर के तौर पर खेतों में काम करते, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते थे? वेल्लरी। जो ट्रेडर क्लास होते उसे क्या कहते हैं? वेनिगर। जो रस्सी बांटने वाला, रस्सी बनाते थे ना, रस्सी बांटते थे घास से, उसको क्या कहते हैं? पुलियन। आज भी पुलियन मतलब क्या होता है? रस्सी बांटने वाला। हंटर को क्या कहते थे? तो देखिए एनियार। एनियार मतलब शिकारी। डकैत जो होते मालवर। बाजार को कहते हैं अवनम। और जो लैंड ट्रेडर्स डेलीगेट्स लीडर होता था, डेलीगेट्स चीफ या लीडर, उसको कहते हैं माशातुवान। और समुद्री व्यापारी के चीफ को, ठीक है, मान मिकन। और जो एन्नाडी मतलब होता था सेनापति। तो अब इसमें आप कहेगा सर कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट है, पुलियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एनियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एन्नाडी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जो वहां के समाज थे किस तरह के थे उस पर बात करें। सोसाइटी, सामाजिक स्थिति में जाति देखते हैं, 5 वर्ग था। कास्ट 5 थे। तो देखते हैं कैसे क्या। ब्राह्मण यानी पुरोहित वर्ग, यानी पुरोहित वर्ग जो होते थे वो ब्राह्मण हुए, यानी जो वर्शिप से रिलेटेड थे। अर्शर मतलब क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो होते वहां पर अरसर कहलाते, रूलर क्लास को अरसर कहा गया है, जैसे यहां पे क्षत्रिय। तीसरा जो होता था उसे क्या कहते थे? याद रखिए, उसे कहते थे बेनिगर, यानी व्यापारिक वर्ग। वेनिगर कहते थे, ठीक है। और वेनिगर मतलब हो गया बेटा वैश्य, यानी ट्रेडर। उसी तरह से यहां पर जो छोटी जात होते हैं वल्लाल, यानी कृषक जमींदार, ये तो पहले ही समझ गया। और बेल्लारी मतलब मजदूर, तो ये देख लिया आपने, तो ये भी समझ गए। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब एक जगह है अरिकमेडु। अरिकमेडु ही है पुडुचेरी
तमिलनाडु यहां से here from gold coins of emperor Tiberius Augustus and Nero. Gold coins of Roman empires Tiberius, Augustus and Nero से संबंधित काल के सिक्के मिले, यानी व्यापार बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में था। हेंस काउंट इन फेवर ऑफ इंडिया। इसे पता चलता है कि भुगतान संतुलन खाता भारत के पक्ष में था। हम लोग एक्सपोर्टर थे। तो एक्सपोर्टर थे और इसे उसके सिक्के हमारे यहां मिले। और क्या क्या मिला तो याद रखिएगा। और जो मिला है उसमें देखते हैं कपड़ा रंगने का हौज यानी टैंक प्लस रोमन बर्तन एम्फोरा एम्फोरा जिसे पकड़ने हेतु जिसमें 2 हत्थे लगे थे, ये सब हमें मिले हैं। छुरी कांटे चम्मच सब हम रोमन को सप्लाई करते थे, ये ध्यान में रखना है। तो यहां तक पहुंच गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। उरायूर तमिलनाडु में उरायूर क्षेत्र है फिलहाल। तो उरायूर तमिलनाडु से हमें क्या मिला है तो इट वॉज ए ग्रेट वस्त्र निर्माण का केंद्र था, सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र। यहां पर हमें सूती वस्त्र केंद्र मिले हैं। उरायूर बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। ये अरिक मेडू फेमस है, ये उरायूर बहुत ही फेमस है। सवाल यहां से बनना तय है। तो यहां तक समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं और क्या क्या हमें यहां से प्राप्त हुआ या क्या हमें और जानकारी चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट हम और लेंगे और ये फिनिश्ड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि उस जमाने में और क्या है। भगवान के संदर्भ में देखें, पूजा किसकी होती है। तो देखते हैं पर्वत शिखर पर क्रीड़ा करना देवता, तो डाइटी में देखते हैं
देवी देवता का संदर्भ देखते हैं, ठीक है। तो देवी देवता में देखते हैं मुरुगन या मुर्गा, मुरुगन या मुर्गा, उसी को कहते हैं कार्तिकेय या स्कंद। ध्यान देंगे, भगवान शंकर के दो पुत्रों का जो जिक्र है, बड़ा पुत्र कार्तिकेय जिसे स्कंद भी कहा जाता है, तो हम उत्तर भारत में कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं, जिसकी सवारी पिकॉक, मोर, मलयालम में, तमिल में मईल, मईल मतलब पिकॉक होता है, तो जिसकी सवारी जो है, वाहन जो है, मोर है। ये चीज है का जिक्र है। उसी देवता को साउथ इंडिया में कार्तिकेय को क्या कहते हैं? मुरुगा या मुरुगन, मुरुगा या मुरुगन कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, मुरुगन देवता को क्या पसंद था और क्या इसका ये था? तो हथियार, यानी इस देवता का जो वेपन्स था वो बर्छा, ठीक है, बर्छा, यानी भाला, ठीक है। अब क्या कहते हैं इंग्लिश में भाला को, मुझे नहीं ध्यान है, तो बर्छा यानी भाला जो फेंक के मारा जाता था या भोग के मारा जाता था, जो अमरेंद्र बाहुबली को देखते हैं लेके चल रहा है, ठीक है ना, कालकई से युद्ध के लिए दोनों हाथ से उठा करके बर्छा, तो ये याद रखिएगा। अब है मुरुगन लाइक वेल नाडल डांस। तो मुरुगन को क्या पसंद था? वेल नाडल नृत्य, वेल नाडल नृत्य कहां पर होता था? एट पुहार, पुहार में ये उत्सव मनाते। और मुरुगन देवता का जो वेलनाडन नृत्य था, तो मुर्गा जो है उससे रिलेट करता है, पर वो कोई इश्यू नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि जो देवासुर संग्राम हुआ था तो कार्तिकेय जो थे सेनापति बने थे, उसका संदर्भ है। क्या इसके अलावे और भी कोई थे? तो मुरुगन को ही सुब्रमण्यम भी कहते हैं। देखिए, मुरुगन का ही एक नाम मुरुगन, ऑल्सो नोन सुब्रमण्यम। मुरुगन का एक मतलब क्या है? सुब्रमण्यम। ये सब हॉट क्वेश्चन है, इन सब पे कोई दो राय नहीं, अच्छे से पढ़िएगा। क्या इसके अलावे भी थे? तो हाँ, शिव, बलराम, कृष्ण की भी पूजा हो रही है। अदर गॉड, शिवा, बलराम, कृष्णा, ये सब ईश्वर की पूजा हो रही है। अब दास प्रथा था या नहीं था? धार्मिक स्थिति तो देख लिया आपने, स्त्रियों की दशा को देखते हैं। स्त्रियों के संदर्भ में देखते हैं आप, तो एक कवयित्री थी अवैयार और नचेलियर।
बेटा स्त्रियों के संदर्भ में देखें तो हमें दो ऐसी स्त्रियों का जिक्र मिलता है जो कवि थी, राजा के दरबार में रहती थी। उसमें एक ओवैयर थी जो राजा के दरबार में रहती थी और एक नचेलियर थी। तो जो ओवैयर नाम की पोएटेस थी जो राजा के दरबार में रहती थी, राजा कभी कभी उसे दूत बना करके किसी अन्य राजा के दरबार में भेजा करता था। तो जिस दरबार में जाती थी तो एक राजा के दरबार में गई तो राजा ने उसे एक बहुत ही रेयर फ्रूट्स दिया। मालूम है कौन सा फ्रूट्स? गूसबेरी, आंवला। जो आंवला होता है ना, जिसको धात्री भी कहते हैं, आंवला कहते हैं, गूसबेरी कहते हैं। तो साउथ इंडिया में गूसबेरी, आंवला नहीं होता था उस जमाने में, तो उत्तर भारत से ये फ्रूट्स गया था। जैसे अब तो थोड़ा कॉमन है, 15-20 साल पहले अगर आपको उत्तर भारत में कहीं जाए और कोई आपको चेरी खिलाए तो कैसा लगेगा? छोटा सा फल है लेकिन चेरी, स्ट्रॉबेरी खिलाए, क्योंकि ये रेयर था, नहीं होता, तो कितना खुशी होगा आपको चेरी दिया, क्योंकि उस टाइम में 500,000 रुपए किलो था। आज से 10 साल पहले ही फार्म हाउस में किसी शादी में जाते थे और वहां पे फार्म हाउस में कीवी फ्रूट्स रखा होता था, नया था, चाहे वो खट्टा लगे, बेकार लगे, कुछ भी, खाने के लिए हम लोग लालायित रहते थे। फिर इसको मार्केटिंग करने के लिए कह दिया कि भैया इससे जो है बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स बढ़ जाती है, डेंगू में खाओ। फिर तो हम खाने ही लगे और अब एप्पल की तरह भी उसे भी खरीद करके घर में लाते हैं, कीवी। तो हर चीज की मार्केटिंग होती है। अब आप ऑलिव ऑयल क्यों खाएंगे जब आपके देश में सरसों का तेल, नारियल का तेल इतना अच्छा हो रहा है? नहीं, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल क्यों खाएंगे आप? लेकिन आपको कहा हार्ट से बचाएगा सफोला, फिर कहा कि आप सफोला भी नहीं, सोया बचाएगा, फिर बोले ना सनफ्लावर बचा लेगा। आजकल कौन बचा रहा है? ऑलिव ऑयल। हेमा मालिनी खाना पका रही हैं। नगेलिया जो फूड का एक चैनल है, नगेलिया ऑलिव ऑयल में ही खाना पकाती है। तो नगेलिया तो पकाएगी क्योंकि यूरोप में ऑलिव ऑयल ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसी के पौधे ज़्यादा होते हैं, उसी के बीज से तेल बनेगा, जैतून का तेल। हमारे यहाँ क्या जरूरत है? नेचर को जो ठीक लगा नेचर ने हमें दिया। तो हमारे यहाँ नेचर सरसों देता है, मूंगफली देता है, तो हमें उसका तेल खाना चाहिए, वो सुटेबल होगा। बात समझाई? पर ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर दिया, क्यों? ये सब मार्केटिंग है, काहे को हार्ट अटैक और ये क्या। ये लोग तो एकदम प्यूरिफाइड तेल खा खा के और आरओ का पानी पी पी के भी हार्ट अटैक आता है। और हम लोग तो कहीं भी पंप चला के कहीं का पानी, बोरिंग का पानी वगैरह, जरूरत पड़ा तो धान के खेत से सवाल को हटा के अंजुल में लेकर के पानी पी लिया। हम पिए हुए हैं, प्यास लग जाता था, बचपना था, पिताजी के साथ धान के खेत में घूमने जाते थे, तो धान के खेत में उस टाइम में बारिश की वजह से पानी लगी रहती थी और शैवाल बहुत होता था। तो पिताजी कैसे पानी पिलाएं? तो पिताजी क्या करते थे, ठीक है, धोती अपना जो है डाल देते थे पानी के ऊपर, तो एक तरह से गंदगी नीचे ही रह गई और उसको दबा देते, ऊपर से फिर अंजुल से भर करके हमको पानी पिलाते थे, मुझे याद है। तो सर्वाइवल की थ्योरी मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे से सिखाई है। तो ये चीज है, ठीक है। चलिए, तो दो ऐसे वुमेन पोएट का है, तो पोएटेस कहते हैं, वुमेन पोएट का जिक्र है। अब आइए, सती प्रथा अपनी इच्छा से वेश्या, गणिकाएं और नृत्यांगनाएं होती थी। तो याद रखिएगा, वेश्या, गणिका, नृत्यांगना, ये सब थे। ध्यान देंगे, प्रोस्टिट्यूशन वॉज गोइंग ऑन। तवायफ कह लीजिए या संगीत नृत्य में जो लोग, लड़कियां, महिलाएं, पुरुष लगे होते थे, उसे क्या कहते थे? गणिका। गणिका यानी रूप जीवा। ये भी रूप जीवा होती थी। कहने का मतलब है ये लोग अपने रूप और यौवन के बल पर ही जिंदा रहते थे। आज हमारे जो हॉलीवुड की महिला स्टार हैं, कंगना रनौत को देखिए, फिल्म 1, 2, 3 चला, हो गया, खत्म कहानी।
पर वो रूप है, यौवन है, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है अपने पिक्चर्स, उसी से करोड़ों कमा रही है। प्रियंका चोपड़ा भी करोड़ों कमा रही है, एंजेला भी कमा रही है, फॉरेन की कई ऐसी लड़कियां हैं, ये सब कमा रही हैं। बहुत सारी सेक्स वर्कर हैं, पॉर्न स्टार हैं, वो सब इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं, उसको लाखों करोड़ों लोग दीवाने होकर के देखते हैं एक झलक के लिए। समझ लीजिए इसमें कितना बड़ा इंडस्ट्री है। सेक्स इंडस्ट्री को सिर्फ सेक्सुअलिटी के तरह से नहीं देखिए, वर्चुअलिटी के तौर पे भी देखिए। बस फोटो देखने के लिए हम इंस्टाग्राम पे पहुंचते हैं और उस पर ऐड होता है, उस तरह से हम ऐड देख लेते हैं, और इस तरह से जो हमको इंस्टाग्राम पर खींचता है वो हमारी ऐसी कुछ रूप जीवा हैं जो अपने रूप और यौवन के बल पे अपने जीवन को जीती हैं, अपना लाइवलीहुड तैयार करती हैं, और उसका इस्तेमाल हमारे लाखों करोड़ों कॉरपोरेटर्स करते हैं। ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब वही है। ये कंगना रनौत वगैरह, ये सब चीज, कंगना रनौत को तो लिखिए कि उसमें आर्ट आ गया है मानिएगा, पर रुटेला में कोई ऐसा आर्ट नहीं हम देखते जो उसके दम पर जिए। तो ये मायने रखता है, और ऐसे बहुत सारे हैं, मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए इसको रूप जीवा कहा है। तो पुराने जमाने में वेश्याएं, गणिकाएं, नृत्यांगनाएं होते थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आइए, बहुविवाह होते थे, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होता था बहुविवाह, सती प्रथा अपनी इच्छा से। सती प्रथा, that was not the tradition there, but sometimes some peoples feel that and can. तो याद रखिएगा, सती प्रथा प्रथा नहीं थी। there was no सती tradition in South India, but sometimes happening। ठीक है, तो कवयत्री होती, सती प्रथा देखा आपने, वेश्याएं, गणिकाएं, नृत्यांगनाएं होती थी, धार्मिक स्थिति में देख लिया, देवता वगैरह के बारे में। फिर हमारे सवाल है कि विवाह होते थे, एक पत्नी प्रथा थी, तो हाँ, तो दास प्रथा नहीं था, नो नो स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, प्रेम विवाह होता था, हाँ, पंच तिन्नय इक्वल टू प्रेम विवाह। बिल्कुल, पंच तिन्नय प्रेम विवाह हुआ करता था, लव मैरिज होते थे। ठीक है, एक पत्नी प्रथा थी। तो बहुविवाह होते थे, पर ट्रेडिशन जनरली एक पत्नी का था, जनरल ट्रेडिशन एक पत्नी का था। अब आइए, जो करैकाल था ना, करैकाल, कि पुत्री एवं दामाद दोनों नर्तकी नर्तक थे। याद रखना है, क्या मैंने आपसे कहा, जो करैकाल राजा था उसकी जो बेटी थी करैकाल की, वो एक अच्छी नृत्यांगना थी, और जो दामाद हुआ वो भी एक अच्छा नर्तक हुआ। कहने का मतलब है कि दामाद और बेटी नर्तक नर्तिकाएं थे, और ये एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, ऑनरे माने ऑनरफुल प्रोफेशन माना जाता। और अट्टन मतलब होता था डांसर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, अट्टन मतलब डांसर। अट्टम मतलब डांस, तो अट्टम डांस के लिए होता था। अब आइए, प्रोफेशन तो देख लिया आपने, बहुत अच्छा प्रोफेशन था।
बेटा भारत के संदर्भ में सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य यानी ओल्डेस्ट डांस फॉर्म जो माना जाता है क्लासिक डांस, वो है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम भरत मुनि का नाट्य शास्त्र होता है। रेफरेंस भरत मुनि, भरत मुनि का किताब है नाट्य शास्त्र, उसमें जिक्र है। अब फाइनली 2 मिनट में इसको फिनिश करेंगे। वो ये स्टोरी में देखिए जिक्र है जमदग्नि ऋषि थे, वाइफ इसकी थी रेणुका। जो जमदग्नि ऋषि थे इनकी वाइफ कौन थी? रेणुका। इनसे 3 पुत्र हुए। ठीक है, इनके जो सन थे उनका नाम था परशुराम। ठीक है, गौर से सुनिएगा 2 मिनट में। साउथ इंडिया के एक स्टोरी के अनुसार जमदग्नि ऋषि रहते थे, उनकी वाइफ का नाम रेणुका था और रेणुका की एक सहेली थी जिसका नाम शीतला था। शीतला सहेली का नाम है रेणुका का। और एक बार जमदग्नि ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया और जांचना चाहा, ऋषि थे, पहुंचे हुए आदमी थे, एक नॉलेज थे, जांचना चाहा कि कौन सा बेटा मेरी आज्ञा का पालन करता है ब्लाइंड फेथली। तो बड़े बेटे को बुलाया, कहा कि जाओ मां का सिर काट के लाओ। बड़े ने हथियार रख दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मां का सिर नहीं काटूंगा। दूसरे को कहा, दूसरे का मैं भी नहीं जाऊंगा। ये क्या? तीसरा बेटा जो सबसे छोटा था परशुराम, उसको बुलाया, कहा कि तुम जाओ मां का सिर काटा। तो परशुराम को पता था कि पिताजी ये जांच रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत आध्यात्मिक शक्ति है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो वो गए, सिर काट दी। मां का सिर परशुराम ने काट दिया। और मां का सिर काटने के बाद जब काट रहे थे तो मां और उसके बगल में उसकी सहेली शीतला भी बैठी थी, दोनों के सिर कट गए। फिर उन्होंने कहा कि जाओ सिर जिसके जिस पर है लगा दो, जिंदा हो जाएगी। तो परशुराम जो है दोनों का सिर लेके गए, लेकिन उल्टा लगा दिए। शीतला का सिर रेणुका पे, रेणुका मां का सिर शीतला पे, और दोनों जिंदा हो गए। तो ये चेक करना चाह रहे थे जमदग्नि कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करता है कि नहीं, पितृ सत्तात्मक समाज के संदर्भ में। पर संगम काल भी मात्र सत्तात्मक समाज था। साउथ इंडिया मैटरनल सोसाइटी है। तो अब जो है देखते हैं दक्षिण भारत में एक शीतला माता का पूजा होता है, तो ये याद रखिएगा। तो परशुराम ने अपनी मां का शीश काटा था, उसका कहानी है। और यहां पर पूजा होती है शीतला माता, जैसे होता है ना नॉर्थ इंडिया। तो रेणुका माता, पूजा साउथ इंडिया। रेणुका को भैंस की बलि, पसंद है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और याद रखना है बलि प्रथा जो थी वहां पर ज्यादा नहीं थी। जो सेक्रीफाइसिंग ऑफ बलि प्रथा है वो नहीं था, फिर भी इक्के दुक्के होता था। तो ये चीज
एंड फाइनली विद इन 1 मिनट, डॉक्टर A.L. बाशम ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरियन है, जो भारत के ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब प्राचीन भारत पर लिखे। बुक का नाम रखा वंडर दैट वाज इंडिया। वंडर दैट वाज इंडिया, राइटर A.L. बाशम। इन्होंने इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी साउथ इंडिया वगैरह के बताई है। तो ये है। बाय द वे, अनदर थिंग्स लिसन, नीलकंठ शास्त्री वॉज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन हु रोट द हिस्ट्री ऑन साउथ इंडिया। बाकी सब इससे रेफरेंस लेते हैं। इन दैट रिस्पेक्ट आई एम एंडिंग दिस क्लास येट। ठीक है, साउथ इंडिया का संगम एरा हिस्ट्री फिनिश्ड। जितना बता दिया काफी है, और यहां से सवाल आते हैं। प्लीज आप 10 इयर्स पलटिए, तब समझेगा सुनील सर क्या पढ़ा रहे हैं। जब तक आप 10 इयर्स नहीं देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसके साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स लेटर आई एम कम बैक विद करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।